नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। हम आपको बताते चलें, दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो उन्हीं 5 राजवंशों को हम एक ही वीडियो पे आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे। तो दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों को हम आपको एक वीडियो पे हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे आपको। ये मैराथन क्लास आपके लिए हिस्ट्री की होने वाली है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो 1206 से 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत रहता है। इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता जाऊँगा, आप उसको नोट करते जाइए, या फिर आप मुझसे बाद में PDF ले लीजिएगा। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जैसा भी आपको उचित लगे आप करते जाइए। ठीक है, देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक का इतिहास अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 राजवंशों ने शासन किया। कुल कितने वंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने दोस्तों शासन किया। अब 5 राजवंश कौन कौन से हैं देख लीजिए। सल्तनत के 5 राजवंश कौन कौन से हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अगर गुलाम वंश की बात की जाए तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश था। इसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 तक खिलजी वंश था दोस्तों। इसके बाद तुगलक वंश आता है, तो 1320 से 1414 तक कौन सा था? तुगलक वंश। फिर आता है सैयद वंश, 1414 से 1451 तक सैयद वंश था। और बाद में आता है लोधी वंश, 1451 से 1526 तक लोधी वंश था। तो इन 5 राजवंशों के बारे में एक ही वीडियो पे, इसी वीडियो पे हम पूरा पढ़ा देंगे आपको। साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290, इसके बारे में हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप पेन कॉपी लेके पेन पेपर लेके बैठ जाइए, मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, आप समझते जाइएगा। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए, अब इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? तो इसका जो संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? ऐबक नाम था उसका। ठीक है, वो ऐबक जो है खुद ही क्या मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का कौन था? गुलाम था। ठीक है, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि गुलाम ने ही इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। आप लोग इतना लिख लीजिए। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक था गुलाम वंश। आप लोग इतना लिख लिया। ठीक है, अगला, कुछ विद्वान इसे मामलूक वंश भी नाम देते हैं, जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। तो इसको मामलूक वंश भी कहा जाता है। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए, इसकी एक बार आप दृष्टि डाल लीजिए। तो सबसे हमारे इम्पोर्टेंट है, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक हम इम्पोर्टेंट है, फिर हमारा इल्तुतमिश इम्पोर्टेंट है, फिर रजिया सुल्तान इम्पोर्टेंट है, फिर यहाँ बलवान इम्पोर्टेंट है, नसीरुद्दीन। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है हमारे, लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ को है। ठीक है, सबके बारे में तथ्य नहीं है, जब मैं टिक किया उतने उनके बारे में तथ्य, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा, फिर आराम शाह आता है, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोजा शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद, ये ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो सबके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद रखेंगे। ये ऐसे याद रखेंगे कि सबसे अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का था, क्यूमर्स था। और प्रथम जिन्होंने स्थापना की, तो स्थापना किसने की थी? ऐबक ने किया था। इस आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक, इसने 4 वर्ष तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसी गुलाम ने ही गुलाम स्थापना की, इसे गुलाम वंश कहा जाता है। जब मोहम्मद गौरी ने भारत से लूटपाट कर वापस अफगान चला गया, तो उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया, जो भारत में अनेक उसने नाम से शासक किया। तो देखिए, जो मोहम्मद गौरी था, आया भारत में और लूटपाट करके चला गया, तो उसने अपने जो मोहम्मद गौरी था, उसने अपने दासों को नियुक्त किया था। वही एक दास था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। वही वो यहाँ शासन कर रहा था भारत में, उसने शासन किया। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना करके। देखिए, अब राज्यरोहण देख लें। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यरोहण लाहौर में हुआ। तो दोस्तों कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। तो अपनी राजधानी आपसे पूछा जाएगा, ये डेट नहीं पूछा जाएगी राज्याभिषेक कब हुआ, ये पूछा जाएगा
कि कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो लाहौर को बनाया, क्योंकि वहीं उसका राज्यरोहण हुआ था, तो उसी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अगला, जब वह स्वतंत्र शासक बना तब यह दास्ता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसे सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और शिल्पहार उपाधियों के साथ शासन किया। तो देखिए, ये स्वतंत्र शासक बना तो दास्ता से मुक्त नहीं था, यानी कि अभी भी उसको गुलाम माना जाता था कि अभी वो गुलाम है, तो इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, आप लोग को इतना याद रखना है। ऐबक की उपाधियाँ, ऐबक को किस किस नाम से जाना जाता था? लखता खां या लक्स भां, ठीक है, लाख बख्श, इसके नाम से जाना जाता था। हातिम ताई, उपकार करने वाला। कुरान खां, तो ये इसके क्या उपनाम है। ये सबसे पहला वाला नाम है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, इसको आप लोग याद रखना है। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है ना, लखता या लाख बख्श किसका उपनाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब आता है ऐबक के दरबारी, तो हसन मिजाजी और फक्र आ मुदाबिर, ये क्या थे? ऐबक के दरबारी थे, दो ऐबक के दरबारी थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अब देखिए, आपको पता होगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो आपको पता होगा, आप लोगों को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है, तो उसने आधारशिला रखी थी, इसके बाद वो ख़त्म हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसको भले ही इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन आधारशिला किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, किसके नाम पर रखी थी? उसके एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके नाम पे रखा गया था। अभी मैं आपको पूरा कुतुब मीनार का इतिहास पढ़ाऊंगा, उसमें 3 शासकों ने अपना योगदान दिया, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। देखिए, आधारशिला रखी तथा 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, इसको आपको इतना याद रखना है। ठीक है, जबकि शेष 3 मंजिलों को पूरा किया इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो 2 को किसने पूरा किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 3 मंजिलों को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। 5 मंजिल हो गई दोस्तों। इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर गई, तो क्या हुआ, जब इल्तुतमिश ने पूरा करवा दिया, ठीक है, तो बिजली गिर जाती है कुतुब मीनार के ऊपर। तो ये क्या होता था, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला फ्लोर होता है, ये क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि टूट फूट जाता है। तो इसका जो पूर्ण निर्माण करवाया था, इसको ठीक करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार पे जो है 3 लोगों का योगदान है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखाई तथा 2 मंजिलों का निर्माण भी करवाया। इसके बाद आता है इल्तुतमिश, इसने 3 मंजिलों का आगे निर्माण करवाया, 5 हो गई। फिर जो 5वीं मंजिल थी, सबसे ऊपर की मंजिल, यहाँ बिजली गिर गई, तो उसको जो ठीक करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। आपको इतना ही समझ में आ गया होगा। ये देखिए, समझिए इस बात को, यहाँ पे आप वीडियो में समझ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। फिर ये फ्लोर, ये 3 फ्लोर किसने करवाया दोस्तों? इल्तुतमिश ने। फिर जो ऊपर वाला फ्लोर है, ये इसमें बिजली गिर गई, तो इसको फिर ठीक करवाया गया था। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको ठीक करवाया गया। ठीक है, अब आता है देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी और कुछ निर्माण करवाए थे, जैसे देखिए कुब्बत उल इस्लाम को भी निर्माण किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये है क्या? देखिए, ये पीछे आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये आपको कुतुब मीनार दिख रहा है, तो उसके अंदर का जो प्रवेश द्वार है, इसी को ही कुब्बत उल इस्लाम के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। आप लोग समझे, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब ऐबक की मृत्यु, तो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो कैसे ऐबक की मृत्यु हो गई थी? चौगान का खेल खेल रहा था, ठीक है, और उसी समय घोड़े से गिरकर घोड़े ने उसको क्या किया, रौंद दिया, ऐसा कहते हैं, घायल हो गया, तो उसके गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई ऐबक की 1210 में। अब आते हैं आराम शाह। देखिए, मैंने गुलाम वंश आपको बताया था ना, अब आता आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक ख़त्म, उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। ठीक है, 5 राजवंशों में भी पहला ही राजवंश हमारा चल रहा है गुलाम वंश। ठीक है, अब आता है आराम शाह। ठीक,
ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक शासन किया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। तो इसके देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के। फिर आता है आराम शाह। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, उसको नीतियों का कोई मतलब नहीं था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। तो क्या किया, सिर्फ 8 महीने तक किसी तरह शासक बना रहा। फिर आता है इल्तुतमिश, उसने इसको हटा के आराम शाह को हटा खुद शासक बन गया। तो हमें आराम शाह को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कितने महीनों तक शासन किया कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको इतना याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आया था, ठीक है, बस इतना याद रखना। हाँ, इल्तुतमिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए, ठीक है। आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। देखिए, जो इल्तुतमिश था ना, ये भी गुलाम था, किसका, ऐबक का गुलाम था, ठीक है, और दामाद भी था। इसकी बहादुरी को देखते हुए ऐबक ने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी, किससे, इल्तुतमिश से, अपने गुलाम से ही करवा दी थी। तो दामाद भी बन गया और गुलाम पहले से ही था, ठीक है, जो कि ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। जो इल्तुतमिश था, कहाँ का, बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, लाहौर को बनाया था। अब इल्तुतमिश ने अपनी दिल्ली को राजधानी बनाई। तो राजधानी किस शासक ने किसे बनाई, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा सुल्तान की उपाधि धारण की। इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको अभी बताता चला रहा हूँ, कई बार बताता चला हूँ कि जो गुलाम वंश का संस्थापक है वो किसे माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन अगर पूछे दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक, एक शब्द अगर आपसे जुड़ जाओ, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको इल्तुतमिश टिक करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछे गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको टिक करना है। अगर आपसे पूछे गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, दोस्तों वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको इल्तुतमिश टिक करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला, इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। तो ये बिल्कुल याद रखेगा, एकता, सेना, मुद्रा प्रणाली का गठन किसने किया, इल्तुतमिश ने गठन किया। किसने किया, इल्तुतमिश ने गठन किया। एकता प्रणाली क्या है, धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना, ठीक है। तो जो सैनिक थे वो क्या करते थे, सेवा करते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, तो भाई उनको भी कुछ वेतन पेंशन मिलती रही होगी ना, सैलरी मिलती रही होगी। तो सैलरी की जगह क्या किया, एकता प्रणाली में इल्तुतमिश ने भूमि प्रदान करना शुरू किया कि अच्छा तुम्हारा इतना हो रहा है तो तुम इतनी भूमि ले लो। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है सेना क्या है। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क के चिहलगामी या चालीसा दल के नाम से जाना जाता है। ये आपको अभी याद रखना है, क्योंकि आगे आपसे यही पूछा जाएगा, चालीसा दल, चालीसा दल, चालीसा दल, तो इसको याद रखना है आपको। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का, कितने तुर्क, 40 तुर्क सरदार थे, ठीक है, वो एक सलाहकार बनाए, एक अपना कमेटी गठन की कि जो भी काम निर्णय लेगा राज्य से संबंधित, ये सल्तनत से संबंधित, तो ये 40 लोगों के इसको क्या कर डिस्कशन करेगा, 40 लोग इसको क्या करेंगे, इसका मार्गदर्शन करेंगे, अच्छे और बुरे की पहचान बनाएंगे। तो ये कि अपना कमेटी बनाई, उस कमेटी को तुर्क के चहलगामी या चालीसा दल के नाम से जाना गया, ठीक है। ये आपको आगे आएगा, आप लोग इसको जो है याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मुद्रा प्रणाली में प्रचलित सिक्के, जीतल, ये तांबे का सिक्का था, इसमें 1:48 का अनुपात था। तो ठीक है, तांबे का सिक्का था, जीतल का अनुपात 1.48 था। ये आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टका, ये आप पूछा रहे टंका किस धातु से बना, वो तो जो सिक्का था तो चांदी का बना था, इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे, इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाया। अगर देखिए इल्तुतमिश ने कहा अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आप मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो लाल वस्त्र पहने, तो इससे क्या मेरे सैनिकों को पता चलेगा, अगर मैं भी कभी राउंड में आता हूं तो मुझे पता चलेगा कि इसने लाल वस्त्र क्यों पहने, इसका मतलब ही मुझसे कुछ न्याय मांगना चाह रहा है, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बना दिया था, ठीक है। इसकी एक पुत्री थी रजिया सुल्तान, इसका एक पुत्र भी था, ठीक है।
इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो ये जब मरा नहीं था 1236 के पहले ये घोषित कर दिया था कि मैं जब मेरी मृत्यु हो जाए तो रजिया सुल्तान को ही क्या उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, यानी कि ये इसका शासक, यहाँ दिल्ली सल्तनत का शासक, गुलाम वंश का अगला शासक बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया सुल्तान को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। देखिए, जब इल्तुतमिश मरने के पहले रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया गया था, सबसे कह के गया था किसी को शासक बनाना, लेकिन जो 40 सरदारों का जो था एक समूह था, कमेटी थी, मैंने आपको बताया था, चलीसा दल था, इन्होंने रजिया सुल्तान को शासक न बना के उसके सबसे छोटे बेटे यानी कि इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे को शासक बनाया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। ठीक है, उसको शासक बनाया। ये बात जो है रजिया सुल्तान को अच्छी नहीं लगी। ठीक है, क्यों नहीं अच्छी लगी? देखिए, रजिया ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन, जब लाल वस्त्र पहनना शुरू किया था इल्तुतमिश ने, जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची, न्याय की मांग की, तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। देखिए, रजिया सुल्तान को यह बात पता थी कि मेरे पिताजी मृत्यु के पहले मुझे क्या बना के गए, उत्तराधिकारी बना के गए हैं, तो उत्तराधिकारी का मतलब अगला शासिका मैं हुई। तो वो क्या किया, रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन के जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे, जनता जब आती है जुम्मे के दिन मस्जिद में, तो उनके सबके सामने अपनी जो है न्याय की गुहार लगाई कि देखिए मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं ये लोग, जबकि मेरे पिताजी मुझे कह के गए थे कि मुझे शासक बनाया जाए, तो इन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। तो जनता क्या होगी, विद्रोह हो गई। जनता ने हस्तक्षेप किया कि भाई वो सही कह रही है, अगर उसको राजा बनाना, अगर उसके पिताजी कह गए थे तो उसको बनाना चाहिए, तो आप लोग क्यों नहीं बना रहे? तो इसी विद्रोह के कारण, यानी कि डर था 40 सरदारों को कहीं जनता विद्रोह ना कर दे और इसको समाप्त ना कर दे, तो उन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान को शासक बना दिया। अब देखिए, 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान शासक का रहती है 4 साल। ये सन आपको याद रखना, पूछा जाता है। रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। तो रजिया दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी, इसको आप लोग एकदम याद रखना। रजिया ने जमालुद्दीन यकूत को प्रोन्नति करके अमीर ए खतूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। तो एक आदमी था जमालुद्दीन यकूत, उसका क्या कर दिया, प्रमोशन, पदोन्नति मतलब प्रमोशन करके अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया। तुर्की अमीरों ने रजिया सुल्तान का जमालुद्दीन यकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। उसने उसका प्रमोशन कर दिया तो बहुत अफवाह फैल गई कि उसके क्या, उसका प्रेम संबंध चल रहा है, ऐसी अफवाह फैलाई गई। रजिया तवर हिंद सूबेदार अल्तुनिया को पराजित हो गई थी। देखिए, अब एक युद्ध होता है रजिया सुल्तान और जो सूबेदार होता है तबर हिंद का अल्तुनिया के बीच, ये क्या होता है, एक युद्ध होता है। तो रजिया सुल्तान इस युद्ध में हार जाती है। तो रजिया सुल्तान भी एक चाल चलती है, क्या करती है, अल्तुनिया से शादी कर लेती है। तो पराजित हो गई तथा रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी, यहाँ पे दोस्तों शादी है, याद रखिएगा, तो अल्तुनिया से क्या कर दी, शादी कर ली कि भाई अब मैंने शादी कर ली, अब मेरा राज्य हड़पेगा नहीं। 1240 में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि 40 सरदारों ने ही मिलके, तो इस तरह 1236 से 1240 तक जो है शासन किया रजिया सुल्तान ने, उसकी हत्या भी करवा दी गई। फिर आता बैराम साहब 1240 से 1242, अलाउद्दीन महमूद साहब, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतने शासकों ने भी शासन किया। निरसुद्दीन महमूद शाह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, जो 1246 से 1266 था, लगभग 20 वर्षों शासक किया। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिला करता था, कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीवन यापन किया करता था। तो निरसुद्दीन महमूद शाह जो ऐसा शासक था जो कि इतना विशाल राजस्व होने के कारण भी ये क्या किया करता था, कुरान की प्रतियां लिखता, टोपी सिलता, उन्हीं को बेचकर जो रुपया आता उसमें क्या करता था, जीवन यापन किया करता था। इसने बलवन को अपना वजीर बनाया और बलवन ने इसकी पुत्री का विवाह निरसुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। ठीक है, ठीक। तो बलवन को जो निरसुद्दीन महमूद था, इसने अपना बलवन को जो वजीर बनाया था। ठीक है, अभी बलवन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बलवन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह इसी के साथ कर दिया, महमूद के साथ। निरसुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलवन ही अगला शासक बना। अब अपना क्या, अगला शासक बलवन बनता, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बलवन अब अगला शासक हमारा बनेगा। ठीक, बलवन ईरान का रहने वाला था। इसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। तो जो ईरानी परंपरा थी उसी के अनुसार इसका गठन बलवन ने किया। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा भी शुरू किया।
ठीक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नवरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया? बलबन ने। दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा किसने शुरू की? बलबन ने शुरू की। तो आप इसके याद रखिए, याद कर रख लीजिए, ये पूछा जाता है कि नवरोज जो त्यौहार की परंपरा किसने शुरू किया? बलबन ने शुरू किया। सजदा और पैबोस की परंपरा किसने शुरू किया? ये प्रथा किसने चलाई? तो बलबन ने चलाई। इसको आप लोगों को याद रखना। मैं आपको अभी सजदा तथा पैबोस का मतलब भी समझाऊंगा, ठीक है। बलबन ने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि उसने मैंने कि कहा और जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया बताया। बलबन ने कहा कि ईश्वर खुद नहीं आ सकते, मुझे भेजा गया है कि मैं जाके पृथ्वी की क्या अर्थव्यवस्था देखूं, पृथ्वी का देखूं। तो क्या हूँ मैं? एक ईश्वर की कॉपी हूँ, ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया हूँ मैं, अपने आप को बताया। इसलिए उसने क्या किया? सजदा और पैबोस की प्रथा चालू की। सजदा और पैबोस का मतलब होता है कि राजा के सामने झुक के राजा के तलवों को चाटना, यानी कि चाटना यानी कि हाँ मैंने कि चूमना, पैरों में से चूमना, मुंह से चूमना। तो ये होता है सजदा तथा पैबोस। तो लोगों ने जब मना किया कि हम ऐसा तो सिर्फ ईश्वर के सामने कर सकते हैं, हम तुम्हारे कदमों को क्यों चूमे? तो उसने बताया कि मैं जिल्ले इलाही हूँ, ईश्वर की छाया हूँ, ईश्वर ने ही मुझे भेजा है तुम लोगों को यहाँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा करो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बलबन द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो बलबन के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों जो बलबन था इसने क्या है? चालीसा दल को समाप्त कर दिया। देखिए चालीसा दल का निर्माण किसने, गठन किसने किया था? 40 तुर्क सरदारों का इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने कर दिया? बलबन ने, क्योंकि चालीसा दल ज़्यादा हस्तक्षेप राज्य के विषयों में करने लगे थे, इसने समाप्त कर दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम गुलाम वंशी पढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे हम आपको पांचों राजवंश पढ़ाएंगे। इसके बाद आते हैं कैकुबाद 1286 से 1290, इनके बारे में पढ़ने के लिए कुछ खास है नहीं। फिर आते हैं क्यूमर्स 1290। बलबन की मृत्यु के बाद अगला शासक कैकुबाद बना जो कि अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना। इसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में कर दी तथा खिलजी वंश की स्थापना कर दी। अब दोस्तों आता है हमारा खिलजी वंश। तथा खिलजी वंश के पहले हम थोड़ा सा आप लोग देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि आप लोगों को थोड़ा जितना मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, ये गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं क्वेश्चन भी करवाता चलूँगा। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग बताइए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? आप लोग इसको कमेंट बताएं। देखिए एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ये मैं प्रीवियस लेके आया हूँ। तो किसने चलाई आप लोगों को देखिए कमेंट में बताना है। मैंने आपको अभी तक बताया, आप लोग कमेंट में बताना है, ठीक है। इसको से कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था? किसने पूरा किया था? मैंने बताया था ना, इल्तुतमिश। 3 लोगों का इसमें योगदान था दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को बताया था मैंने। आप लोग कमेंट में अच्छा लिखिए, डिटेल से लिखिए कुतुब मीनार के बारे में, ठीक। अगला, वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी? तो आपको मैंने बताया था ऐबक था। कौन था? एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, वो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगर रजिया सुल्तान की बेटी थी, किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की बेटी थी। यार सरल है, एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है, ठीक है। अगला है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? आप लोगों को देखिए कमेंट में बताना है। मैंने आपको बताया था कि अंतिम तथा प्रथम यही शासिका थी। कौन थी? आप लोगों को कमेंट में बतानी, इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक शासन की ये आपको ये भी बताना है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर राजस्थान में किसने करवाया था? ये भी आपको बताना है। ये आपके लिए मैं क्या दे रहा हूँ? होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना जिससे आपका रिवीजन हो। अब है हमारा अगला है खिलजी वंश। दोस्तों क्या है हमारा? अब है हमारा खिलजी वंश। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहता है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में खिलाड़ियों का शासन काल सबसे कम समय तक था। खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन ये निम्न वर्ग के तुर्क थे, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करके किया था। तो क्यूमर्स का जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स, इसकी हत्या करके किया था। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना किया था। अब देखिए खिलजी वंश के शासक कौन कौन से हुए? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर आता अलाउद्दीन खिलजी, फिर आता शिहाबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरौ शाह
खिलजी, ये इतना लोग आते हैं। ठीक है, देखिए खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ये आप देखिए कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, तो खिलजी वंश का संस्थापक था। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। राज्यरोहण, जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन भारत की उमर की हत्या कर दी। जो शासक था ना उस समय गुलाम वंश का, उसकी हत्या करके 1290 ईस्वी में किलाखोरी के स्वयं को, जो किलोखरी में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो 70 वर्ष की उम्र में, यानी कि सबसे क्या जो शासक था, सबसे बूढ़ा शासक था, तो 70 वर्ष की जो उम्र में दिल्ली का शासक बैठा। राजधानी, जलालुद्दीन खिलजी का राज्य जब शेख कैकूबार द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में हुआ, उसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। तो उसने अपनी राजधानी जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी को बनाया। ठीक है, अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी के समय प्रमुख घटनाएं कौन सी घटी थी, इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, कौन कौन सी घटनाएं, प्रमुख घटनाएं घटी थी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा विद्रोह मलिक छज्जू का विद्रोह। अब देखिए मलिक छज्जू का विद्रोह क्या विद्रोह था। ठीक है, तो 1290 ईस्वी में कड़ा का सूबेदार था मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन कर दिया, तो इसके विद्रोह को क्या दबा दिया गया। फिर आता रणथंभौर का अभियान 1291। तो उसने क्या किया, जो सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, वो जाता है आक्रमण करने, लेकिन किले की सुंदरता को देखकर वो वापस चला आता है, वो वहाँ आक्रमण नहीं करता। वहाँ का शासक कौन था, हम्मीरदेव था। ठीक है, फिर आता है मंगोलों का आक्रमण। 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुए। फिर आता है सिद्दी मौला को मृत्युदंड। सिद्दी मौला एक क्या थे, सूफी संत थे। उस जलालुद्दीन खिलजी को पता चला ये जो सूफी संत है मेरे मौत के प्रति क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कोई रच रहे हैं, तो उसको क्या दिया, मृत्युदंड दे दिया। आता है देवगिरी का अभियान। 1296 में खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी का अभियान हुआ। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त किया। तो देवगिरी का अभियान कब हुआ, 1296 में। अगला है सुल्तान की हत्या। तो 1296 कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी। तो जो जलालुद्दीन खिलजी का सानो अगला उत्तराधिकारी कौन, अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या सुल्तान की हत्या कर दी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले गुलाम वंश पूरा करा दिया। अब आता है खिलजी वंश। वो खिलजी वंश का प्रथम शासक यानी खिलजी वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन खिलजी ने की, वो आपको मैंने बता दिया। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। तो जो भतीजे थे और उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ये शासक बन रहा है जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। ठीक है, 1296 को दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसब्त था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था अली तथा गुरसब्त इसके बचपन का नाम था। इसने अपने सिक्कों में सिकंदर सानी अर्थात ईश्वर द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। तो इसने अपने सिक्कों पे, आप लोगों से पूछा जाएगा सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा मुस्लिम विद्वान के कहने पर इसने अपना निर्णय वापस ले लिया। ये एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन लोगों ने इसको समझाया, मुस्लिम विद्वान थे उसको समझाया, तो उसने अपना निर्णय जो है वापस ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया दोस्तों, सेना को नगद वेतन देने की और स्थायी सेना नींव रखी। ठीक है, स्थायी सेना की हमारे महलों में ही रहेगी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखवाने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ये इसको आप लोगों को याद रखना है। घोड़ा दागने यानी कि घोड़ा में क्या, कोई निशान छोड़ देना कि हमारा ही घोड़ा है, ये हमारे राज्य का ही घोड़ा है। तथा सैनिकों का हुलिया कि सैनिकों की लंबाई कितनी है, देखने में कैसा लगता है, उसका रंग कैसा है, काला है, सांवला है, गोरा है, वो सब इसने प्रथा चलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था भू राजस्व बढ़ाकर 50% कर दिया। ठीक है, इसने लूटे हुए धन, जिसे खम्स कहा जाता था, जो सेना लूट के धन लाती थी उसे खम्स कहा जाता था, उसने सुल्तान का हिस्सा 25 से बढ़ाकर 75 कर दिया। ठीक है, जो सेना जाती थी लूट के लाती थी तो उनको सेना का भी एक हिस्सा रहा करता था कि हमें भी इतना एक हिस्सा मिलेगा क्योंकि हमने मेहनत की है। ठीक है,
तो पहले क्या, शासक को, सुल्तान को 25% देते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने 75% कर दिया कि जो भी लूटा हुआ धन दूसरे शासक के यहाँ से, दूसरे राज्य से आएगा, उसमें 75% मुझे चाहिए। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति थे। कौन था? जफर खां, इनको आप लोग याद रखना है। जफर खां, नूर सतन खां, उल्लुग खां, मलिक कपूर, ये 2 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उल्लुग खां तथा मलिक कपूर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे अभी आएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कपूर को गुजरात में 100 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक कपूर को 1000 दिनार भी कहा जाता है। देखिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 1000 दिनार किसे कहा जाता था? मलिक कपूर को 1000 दिनार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में 1000 दिनार में से खरीदा था। ठीक है। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण। देखिए, अब मंगोल आक्रमण इसके काल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1297 में मंगोल नेता कौन था? कादर खां। कादर खां मंगोल नेता था। उल्लुग खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। तो उल्लुग खां कौन था? इसका सेनापति था दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, इसके 4 प्रमुख सेनापति थे। एक था उल्लुग खां, तो उन्होंने क्या किया? मंगोल आक्रमण को पराजित कर दिया। आता 1299 में मंगोल नेता था, कौन था? सल्दी था। जफर खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। तो जफर खां के नेतृत्व में भी इस बार का विजय हुआ। ठीक है, खिलजी विजय हुआ। 1299 में आता है कुतलुग ख्वाजा। जफर खां ने इसे पराजित किया, तो जफर खां ने इसको पराजित किया। फिर आता तरकी बेग जो कौन था? मंगोल नेता था। ठीक है। 1313 में सल्तनत सेना ने इसे पराजित किया। सल्तनत सेना ने इसे क्या किया? पराजित किया। फिर 1305 में आता है, ये तीन लोगों ने शासन जो है आक्रमण किया था मंगोल नेता, अली बेग, तरकक एवं तरगी बेग, ये तीनों मिल के शासन क्या किया था? आक्रमण किया था। तो मलिक नायक के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। तो मलिक कपूर ने इसको क्या किया? 3 लोगों को पराजित कर दिया। फिर आता 1306 में, उसका नाम था, जो मंगोल नेता था उसका नाम कौन था? कुबुक नाम था, और मलिक कपूर ने इसे पराजित कर दिया था। ठीक है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो गुप्त विद्रोह से 1300 में, उसके 1301 में उसके विरुद्ध 3 विद्रोह हुए थे। कौन कौन से? आगत खां का विद्रोह, उमर खां एवं मंगू का विद्रोह तथा हाजी मौला का विद्रोह, ये तीनों विद्रोह हुए थे। हालांकि तीनों विद्रोहों को दमन करने में, उनको दबाने में कामयाब हुआ था। उसको लगा कि मुझे क्या खतरा है, तो उसने अध्यादेश जारी किया। कौन सा अध्यादेश? उसने कुछ आदेश जारी किए। एक सशस्त्र यानी कि मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। गुप्तचर यानी कि गुप्त तरीके से उसको क्या कर सके? उसको सूचना दे सके कि राज्य में कौन क्या कर रहा है, मेरी प्रजा में कौन मेरे विद्रोह में कर रहा है, कौन मेरे विद्रोह में, कौन मेरे साथ है। तथा बरीद तथा मुहमिया जासूस नियुक्त किए। तो 2 लोगों को उसने क्या किए? गुप्तचर नियुक्त किए। अमीरों के पारंपरिक मेल जोल और विवाह संबंधों पर रोक। उसको लगता था कि ये अमीर ही मेरे विद्रोह क्या कर रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनके जो पारस्परिक मेल जोल और विवाह मुँह पर रोक लगा दिया। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों पर रोक। उसको लगता था कि शराब और भांग जैसे इनको मादक पदार्थ पी के क्या लोग क्या करते हैं? भड़क जाते हैं, और मेरे खिलाफ जो है विद्रोह की क्या कर रही है? हिम्मत जुटा लेते हैं, इस पर रोक लगा दिया। अनुदान में दी गई भूमियाँ उसने वापस ले ली। राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास अधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में ली जाए। अनुदान यानी कि जो दान में दी गई भूमियाँ थी, उसने क्या कर लिया? वापस ले लिया। और जो उसके समय राजस्व अधिकारी थे, उसने आदेश दिया कि एक आप पैमाना बना लीजिए, यानी कि 50 हेक्टेयर है मान लीजिए जैसे, तो 50 हेक्टेयर के ऊपर जिसके पास भी ज़मीन है उनसे क्या किया? कर के रूप में, टैक्स के रूप में वापस ले लो, कि ये जो है सुल्तान का आदेश है। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है। अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत के अभियान तथा दक्षिण भारत के अभियान। इसके जो अभियान है 2 भागों में इसको बांटा गया, उत्तर भारत के अभियान तथा दक्षिण भारत के अभियान। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के अभियान। ठीक है। उत्तर भारत अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीत लिया तथा जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि दक्षिण राज्यों को जीत कर भी अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय अधीनता स्वीकार करवाकर अपने अधीन शासन कराने का निर्देश दिया। देखिए, इसके जो है 2 अभियान थे, 2 अभियानों में बटा था। कौन कौन? उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का। उत्तर भारत में ये हुआ कि उसने जब राज्यों को जीता तो अपने साम्राज्य में क्या कर लिया? इकट्ठा मिलाता गया। ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत का जब जीता तो उसने अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं। जो वहाँ का शासक था उसको कहा कि तुम अब मेरी हुकूमत मानोगे, तुम अब मेरे गुलाम हो, यहाँ तुम शासन करो,
मुझे यहाँ से मतलब नहीं, लेकिन जो मैं कहूँगा, जो नीतियाँ बनाऊँगा, तुम्हें यहाँ लागू करना पड़ेगा। ठीक है, दक्षिण में उत्तर वालों को मिला लिया। अब आता है गुजरात विजय, या मैं उत्तर का बता रहा हूँ आप। ठीक है, गुजरात विजय। इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था। 1299 में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग गया। तो जैसे ही पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ रही है, तो बिना युद्ध किए ही भाग गया। देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली, और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इस तरह के गुजरात को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। अगला आता है रणथंभौर विजय। 1300 से 1301 ईस्वी में इसका जो है हुआ था, अभियान किया गया था। इस समय यहाँ का शासक हम्मीर देव था। कौन सा? हम्मीर देव था। 1301 में रणथंभौर अभियान हुआ और हम्मीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया। तो वैसे तो जीत नहीं पाता, लेकिन जो हम्मीर देव के एक मंत्री थे रणमल, उनने विश्वासघात किया अपने राजा के साथ, और वो किसके साथ हो गया? अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो गया। तो उसने क्या किया? उसको मिला लिया। अब आता है चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़ विजय। ये चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303 में हुआ था। ये आप लिए इंपॉर्टेंट है। 1303 में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए किया। उसको पता चला था कि रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर है, उसके लिए किया था। और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। देखो ये ऐसा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि राजा रतन सिंह के यहाँ एक कवि था कोई, उससे क्या हुआ था, राजा रतन सिंह ने एक दिन उसको क्या किया? डांट दिया दरबार में। तो वो कवि क्या हुआ? बहुत ही गुस्सा हो गया। तो उसने अपने एक लेटर लिखा, एक खत लिखा, और रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान किया, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के बखान किया, और अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया। वो पत्र पढ़ के पागल हो गया, और वो रानी पद्मावती को क्या हासिल करना चाहता था। इसके लिए ही वो क्या किया था? यहाँ चित्तौड़गढ़ का विजय में अभियान किया था। ठीक है, लेकिन जब वो आता है, ठीक है, तो रतन सिंह और उसके बीच एक क्या होती है? एग्रीमेंट होता है अलाउद्दीन खिलजी के बीच। रतन सिंह कहते हैं कि आपको अगर देखना है तो मैं आपको रानी की एक झलक दिखला दूंगा, लेकिन मिरर में आपको एक झलक दिखला दूंगा। तो वो मान जाता है, अलाउद्दीन खिलजी मान जाता है, कहता है ठीक है। तो देखिए आप थोड़ा सा डायग्राम में समझिए। ये जैसे मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी है, ये राजा रतन सिंह है। ठीक है, यहाँ पे मिरर लगाया गया। ठीक है, ये आपको मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी है, राजा रतन सिंह है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा मिरर लगाया गया, राजा रतन सिंह के पीछे एक मिरर लगाया गया, और यहाँ पे रानी पद्मावती आके खड़ी हो जाती हैं। तो अलाउद्दीन जब देखता है, ये मिरर में देखता है क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, तो इसको अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को देखता है, और वो पूरे अपने एग्रीमेंट भूल जाता है, और वो क्या कर देता है? वहीं पर चढ़ाई कर देता है, यानी कि आक्रमण का आदेश दे देता है। इस तरह क्या करता है? वो भी चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है, विजय पा लेता है। लेकिन रानी पद्मावती उसके हाथ नहीं लगती हैं, और वो क्या कर लेती हैं? उन्हीं महिलाओं के साथ, जो राज्य की महिलाएं थी, उनके साथ जौहर कर लेती हैं, यानी कि अग्नि समाधि ले लेती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आता मालवा का विजय। इस समय यहाँ का शासक महलक देव था। 1305 में मालवा अभियान हुआ, इसने महलक देव पराजित हुआ, और मालवा को दिल्ली में सल्तनत में मिला लिया गया। तो यहाँ भी इसने मिला लिया। फिर आता दक्षिण भारत के अभियान। दोस्तों अब हमारा आता है दक्षिण भारत अभियान। इसके पहले मैं आपको उत्तर भारत तथा अब हम दक्षिण भारत अभियान पढ़ेंगे। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी के थे, अभियान दो भागों में विभाजित थे, उत्तर भारत के अभियान तथा दक्षिण भारत के अभियान। जो उत्तर भारत के अभियान थे, जो राज्यों को उत्तर भारत में जीत रहा था वो अपने राज्यों के साथ मिला ले रहा था, लेकिन दक्षिण भारत में जिन राज्यों को जीत रहा था वो अपने साथ ना मिला के क्या कर रहा था? वो जो वहाँ के राजा थे उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवा रहा था कि जो मैं कहूँगा वो वैसे ही आप लोग शासन करेंगे। ठीक है, तब हमारा दक्षिण भारत के अभियान। इस तेलंगाना अभियान सबसे पहला कौन सा दोस्तों? तेलंगाना अभियान। इस समय तेलंगाना का शासक रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद रुद्रदेव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। तो जैसे उसको लगा प्रताप रुद्रदेव को कि मैं पराजित होने वाला हूँ, तो उसने वो गया और वहाँ बहुत से उपहार दिए और अपनी गुलामी जो है अधीनता स्वीकार कर ली। अगला आता है देवगिरी अभियान 1307। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1307 में मलिक कपूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। तो इस समय का यहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। 1307 में मलिक कपूर कौन है दोस्तों? हजार दिनारी कहा जाता है। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या सेनापति है।
यहाँ पर क्या किया, आक्रमण किया। रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया। रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहा और अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया गया। तो एक अपनी रामचंद्र देव जो थे अपनी एक पुत्री का विवाह जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देते हैं। सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और राय राया की उपाधि प्रदान की। तो राय राया की उपाधि किसको दी गई, रामचंद्र देव को दी गई। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई। तो आप लोगों को राय राया की उपाधि को याद रखना है। अगला आता है होयसल राज्य पर आक्रमण। कब हुआ था, 1311 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक वीर बल्लभ देव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। इसने भी सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, अगला है पांड्य साम्राज्य पर आक्रमण। अब ये देखिए, इस समय यहाँ का शासक वीर पांड्य था। इसकी राजधानी मदुरा थी। ठीक है, 1311 में मलिक कपूर ने मदुरा पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांड्य इसके हाथ नहीं लगा। यहाँ पर इसने भीषण लूटपाट किया। ठीक है, दक्षिण का एक यही राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, पांड्य राज्य पर आक्रमण 1311। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति तथा अलाउद्दीन खिलजी जहाँ भी आक्रमण किया था दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में, वहाँ पर उसने हर जगह की अधीनता स्वीकार करवाई थी। ठीक है, ये तो अपने राज्य में मिला लिया, अधीनता स्वीकार की। लेकिन एक पांड्य राज्य एक ऐसा राज्य था जहाँ पे वो क्या किया, उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, इसके हाथ नहीं लगा। जो वीर पांड्य था यहाँ का शासक, इसके हाथ नहीं लगा और इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, ये अब आता है खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। खिलजी ने बहुत अच्छी बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। अब इसने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की, ये बताए। इस संदर्भ में बर्नी उल्लेख करता है कि बाजार नियंत्रण नीति सेना के सुविधा के लिए लागू की गई थी। कई जगह पूछा जाता है कि भाई बाजार नीति क्यों लाया खिलजी, तो सेना की सुविधा के लिए बाजार नीति लाई गई थी, ऐसा जो है बर्नी का मानना है। बाजार नियंत्रण नीति के 2 सिद्धांतों पर आधारित है। जो बाजार नियंत्रण नीति है 2 सिद्धांतों पर आधारित। कौन कौन, उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य जो है निर्धारण, यानी कि उत्पादन लागत क्या हुई उसके आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाएगा। तथा बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी ना हो जाए। तो इसके 2 सिद्धांत थे कि जो आपकी उत्पादन लागत हुई है उसके आधार पर ही आप क्या करेंगे, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करेंगे, बढ़ा चढ़ा के नहीं करेंगे। और बाजार में किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी वो कमी, उस बाजार में उस चीज़ की क्या हो, कमी ना हो। तो ये 2 सिद्धांतों पर आधारित थी। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। तो सबसे पहला है अलाई दरवाज़ा। कहाँ है, दिल्ली। किसने बनवाया, मैं अब जो आपको अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य पढ़ा रहा हूँ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अढ़ाई दरवाज़ा बनवाया। कहाँ बनाया, दिल्ली। ठीक है, सिरी का किला दिल्ली में बनाया। 1000 खंभा महल दिल्ली। ये क्या, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ निर्माण कार्य थे। ठीक है, अगला है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद ही मलिक कपूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया और उसका खुद प्रतिशासक बन गया। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो उसका सेनापति जो होता है मलिक कपूर, उसका जो अलाउद्दीन खिलजी का 6 वर्षीय पुत्र होता है शिहाबुद्दीन खिलजी, उसको सुल्तान बना देता है और उसका क्या, अंगरक्षक यानी कि प्रतिशासक बन जाता है। ठीक है, ये देखिए लगभग 35 दिनों के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक कपूर की हत्या कर दी। तो अब देखिए लगभग 35 दिन के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे थे, कौन सा तीसरा बेटा, मुबारक शाह खिलजी, उसने क्या किया, मलिक कपूर की हत्या कर दी और शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक अब बन गया। देखिए अब आता है मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक। इसने खलीफा के पद को कभी मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहन के आ जाता था एवं कभी कभी निवस्त्र भी आ जाया था। ये क्या था, पागल था। ठीक है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था। इसने क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और एक जब दरबार में आता था तो कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहन के आ जाता, कभी कभी निवस्त्र भी आ जाता था। बाद में इसके प्रधानमंत्री खुसरो खां ने 1320 में इसकी हत्या करवा दी और खुद शासक बन गया। तो एक खुसरो खां थे इसके प्रधानमंत्री, इसकी हत्या करवा दी जाती है और खुद शासक बन गया। अब आता है नसीरुद्दीन खुसर शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 2020 तक कुछ दिन शासक रहा। उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई और खिलजी वंश को समाप्त कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, खिलजी वंश, इसकी भी हत्या करवा दी जाती है और खिलजी वंश यहीं से ख़त्म हो जाता है। तो अगर अंतिम शासक कौन था खिलजी वंश का, नसीरुद्दीन था। इसको आप लोगों को इतना याद रखना है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद हो गया। ठीक है, अब देखिए
खिलजी वंश हो गया। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, आप इसको देख लीजिए। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, इसको आप थोड़ा सा मैं आप सोच रहा हूँ कि आप लोगों को रिवीजन करवा दूं। तो देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। आपके लिए पढ़ना क्या है, थोड़ा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़िए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। शिहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ये और नसरुद्दीन, ये आपको याद रखना है कि अंतिम शासक था, ठीक है, खिलजी वंश का, इसको आपको याद रखना है। अब हमारा आएगा तुगलक वंश दोस्तों। अब हमारा कौन सा आएगा, तुगलक वंश, ठीक है। देखिए, मैंने आपको गुलाम वंश करवा दिया इस वीडियो में, अभी खिलजी वंश पूरा करवा दिया। अब हमारा तीसरा है, ये हमारा लक्ष्य है अभी, तुगलक वंश, यानी कि हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट में बताइए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तथा इनके अंतिम शासक भी बताइए। अंतिम शासक दोनों के आप लोग कमेंट में बताइए, आप रिवीजन करिए, नोट्स बनाते चलिए। अब अगला आता हमारा तुगलक वंश। 1320 से 1414 तक था तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश था। तो तुगलक वंश कब से कब तक शासन किया दोस्तों, 1320 से 1414 तक शासन किया। लगभग 100 वर्ष के आसपास शासन इसने किया। 100 वर्ष यानी कि 96 वर्ष के लगभग इसने शासन किया। तो सर्वाधिक, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत पे सर्वाधिक शासन किस राजवंश ने किया, तो तुगलक वंश ने किया। किसने किया दोस्तों, तुगलक वंश ने किया। इतना आपको नोट कर लेना है, आगे बढ़िए। इस वंश का संस्थापक गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक था। गाजी मलिक किसको कहते थे, बाद में गयासुद्दीन तुगलक, इसको आप लोग को याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक के बारे में, जो कि 1320 से 1325 तक शासक था। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। तो गाजी मलिक ने क्या, तुगलक वंश की स्थापना की तथा अपना नाम उसने गयासुद्दीन तुगलक रखा तथा उसी नाम से उसने राज्याभिषेक करवाया। कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इसने डाक व्यवस्था का श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण भी करवाया तथा डाक व्यवस्था को उसने तेज बनाया, किसके तेज काम हो सके। गयासुद्दीन तुगलक के कार्य, इसके कार्य देख लेते हैं। इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा लेने की आदेश जारी करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों को भूमि लौटा दी। तो उसने क्या किया, तुगलक ने अमीरों को भूमि इसने लौटा दी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, वापस ले लिया था। पैमाना बना देना, जो कि विद्रोह हुआ, जो कि उसके 3 विद्रोह हुए थे, फिर उसने आदेश दिया था कि जो जिसके पास है इस मात्रा से ज़्यादा उनकी वापस ले भूमि उनसे कर के रूप में वसूल ली जाए, और जो अमीर हैं उनके मेल जोल पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो तुगलक ने क्या किया, उनकी भूमि लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। तो तुगलक ने क्या किया, सिंचाई एवं नहरों का भी निर्माण करवाया, सिंचाई के लिए, ठीक है, कुओं एवं नहरों का निर्माण भी करवाया। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े दागने की प्रथा एवं चेहरा प्रथा को प्रभावी रूप से लागू करवाया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, घोड़ा दागने की प्रथा तथा सेना का हुलिया लिखने की प्रथा जो चलाई थी, उसने इसको क्या किया, जारी रखा। अब हम दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के कुछ सैन्य अभियान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा तेलंगाना विजय। जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की और इसके बाद ही जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। तो जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर क्या किया, विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। फिर आता है तिरहुती विजय, मंगोलों पर विजय थी। उसके बाद जूना खां के नेतृत्व में इसने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की। अब इसकी मृत्यु कैसी होती, गयासुद्दीन तुगलक की। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के प्रवेश करते हुए महल गिर गया, जिसमें दबकर उसकी मृत्यु जो है मार्च 1325 ईस्वी में हो गई। तो क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल से लौट रहा था अभियान में, ठीक है, जीत कर लौट रहा था। तो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर स्थित अफगानपुर में एक महल था, वहाँ थोड़ा सा रुका, प्रवेश किया, यानी कि आराम करने की इच्छा हुई। जैसे वो प्रवेश कर रहा था, तो जो मेन गेट जो होता है ऊपर का मलबा क्या है, पूरा गिर गया महल, और उसी के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है, ये आप लेके इम्पॉर्टेंट है। कहाँ स्थित है, तुगलकाबाद में स्थित है ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा।
आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि 1325 से 1351 तक ये रहता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, क्या उसका पुत्र क्या था? जूना खां, लेकिन इसका नाम बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्यमान था। जितने भी अभी तक दिल्ली के विद्यमान हो गए, जिनके सुल्तान हुए, सर्वाधिक विद्वान किसको माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को विद्वान माना गया है। अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्रशशील, पागल एवं रक्त पियासु भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि उसके सपने में जो भी आता कि अगर मुझे ऐसी नीति लागू करना, तो बिना किसी से सलाह किए वो सीधे लागू कर दिया करता था। वो इसका कारण, दुष्प्रभाव या इसका कारण पर वो नहीं जाता था मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए इसको पागल एवं रक्त पियासु का दोस्तों मतलब क्या है? जनता का रक्त पीने वाला या रक्त पीने वाला, तो रक्त पियासु भी कहा गया है। तो रक्त पियासु किसे कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पियासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं का क्रम, अब देखिए प्रशासनिक योजनाओं का क्रम आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कौन कौन सा इसका क्रम है। ठीक है, तो दोआब में कर वृद्धि योजना, राजधानी परिवर्तन की योजना, प्रतीक मुद्रा की योजना, खुसनसाय अभियान की योजना, कराची अभियान की योजना, कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना। अब हम एक एक करके इसकी जो प्रशासनिक योजनाओं का क्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा दोआब में कर वृद्धि योजना, अब देखिए इसका मतलब समझिए आप इस वर्ड का, दोआब का मतलब क्या है? दोआब जहाँ दो नदियों का जो मिलन होता है, वहाँ की जो एक भूमि होती है, जो मिट्टी, दो नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है बीच की, उसको कहते हैं दोआब। वो क्या होता है? उपजाऊ होता है, वो भूमि क्या होती है? उपजाऊ होती है वो मिट्टी। तो उसने क्या किया? कर में वृद्धि कर दी। उसको लगता था मोहम्मद बिन तुगलक को कि यहाँ पे जो कर रहे हैं, उपजाऊ मिट्टी पे जो कृषि कर रहे हैं, वहाँ को इनको क्या हो रहा है? अत्यधिक फायदा हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो उसने क्या? कर में वृद्धि कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्रों में लागू किया। जो भी दोआब क्षेत्र थे वहाँ पे लागू कर दिया। परंतु इसने यह योजना जब लागू की जब दुर्भाग्यवश अकाल पड़ गया। उसी समय क्या हो गया? अकाल पड़ गया और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और किसानों को लग रहा था कि जो उसके सुल्तान हैं वो कुछ ना कुछ मुआवजा देंगे, और उसी समय उसने क्या की? योजना लागू कर दी थी। बदले में किसानों ने विद्रोह कर दिया। यह किसानों का पहला विद्रोह था। देखिए, दोआब क्षेत्रों में सबसे पहले उसने योजना लागू कर दी कि अब तुमसे जो कर जो है, टैक्स जो है बढ़ा के लिया जाएगा। उस समय क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। उस समय बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। तो किसान ये अपेक्षा कर रहे थे अपने सुल्तान से कुछ ना कुछ उसको मुआवजा मिलेगा, छूट मिलेगी। उल्टे ही क्या कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने? उनका टैक्स बढ़ा दिया। तो किसान क्या हो गए? भड़क गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसानों का ये प्रथम विद्रोह था। किसानों को विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवान-ए अमीर खोही नामक एक विभाग बनाया। तो एक कृषि विभाग था, दीवान-ए-अमीर खोही, इसको आपने नोट कीजिए, दीवान-ए-अमीर खोही एक विभाग बनाया। ठीक है, कि किस से संबंधित था ये विभाग? तो ये कृषि से संबंधित था। किसने बनवाया बताइए आप लोग? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। ठीक है, अब आता है दूसरा हमारा राजधानी परिवर्तन योजना। इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। तो ये आपसे पूछा जाएगा, किसने राजधानी दिल्ली को देवगिरी से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका मुख्य उद्देश्य मंगोल आक्रमण से बचना तथा दक्षिण में इस्लाम का प्रसार करके वहां राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। इसलिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दे दिया, जो कि बाद में असफल रहा। इसने फिर राजधानी दिल्ली बनानी पड़ी। इसने क्या किया? राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, यानी कि देवगिरी स्थानांतरित किया, लेकिन ये पड़ गया उल्टा, ये असफल रहा, सफल नहीं कुछ हुआ। तो इसने फिर से राजधानी दिल्ली बना ली। ठीक है, अब आता सांकेतिक मुद्रा की योजना। अब ये क्या है? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के बराबर होता था। इसने अपनी मुद्रा निर्माण की विधि को गुप्त नहीं रखा, जिस कारण घर घर नकली सिक्का बनने लगा और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। ठीक है, इसने एक सांकेतिक मुद्रा चलाई। ठीक है, लेकिन इसने जो विधि थी इस बनाने की, मुद्रा को बनाने की विधि को क्या करा? गुप्त नहीं रखा। वो सार्वजनिक रूप से सबके सामने आ गई, तो लोग क्या करें? घर घर में सिक्का बनाने लगे और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। जब इसे समझ आया कि इसकी योजना असफल हो गई, तब इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें कर के बदले चांदी के सिक्के ले जाएं। से पता चला कि घर घर नकली मुद्रा है, तो उसने एक आदेश जारी किया, जिसके पास ये मुद्राएं हैं, सांकेतिक मुद्रा है, वो यहाँ जमा कर दें और मुझसे बदले में चांदी के सिक्के ले जाएं, जिससे क्या हो कि जितना भी मार्केट में जो नकली सिक्का है वो समाप्त हो जाए।
अगला आता है खुरासान अभियान योजना। इस समय ईरान यानी खुरासान में मंगोलों के शासन का पतन हो गया था। इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई। इसके लिए इसने 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया गया। देखिए खुरासान यानी कि अभी ईरान में क्या हुआ, मंगोलों के शासन का पतन हो गया तो वहाँ अव्यवस्था फैली थी। इसी अव्यवस्था का लाभ उठाना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसने क्या किया, 3,70,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की। उसे लगता था कि सैनिक लेके जाएगा और वहाँ क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा, वहाँ भी अपना राज्य कर लेगा, अपने राज्य में मिला लेगा। और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया और सेना के जो 3,70,000 सैनिक थे उनको 1 साल का अग्रिम वेतन एडवांस में दे दिया। परंतु अंतिम समय में इसने खुरासान के शासक से संधि कर ली, लेकिन इसने अपनी जो युद्ध करने की जो थी योजना को क्या कर दिया, विफल कर दिया। इसने वहाँ के जो शासक थे ईरान के शासक, उसके साथ संधि कर ली। ठीक है। फिर आता है कराचिल अभियान योजना। इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराचिल अभियान में भेज दिया, जहाँ पर अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ आपसी विवाद के कारण ही लड़कर मर गए। अब ये 3,70,000 सैनिक थे जिनको अग्रिम वेतन दे दिया था, ये सैनिक क्या थे, क्योंकि भड़क गए। भड़क किस लिए गए, क्योंकि भाई उनको रखा गया है युद्ध के लिए और उसको कोई, और जब उनको सैनिकों को पता चला कि जो हमारा सुल्तान है, जो हमारा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, उसने संधि कर ली ईरान के शासक से, फिर हमें भाई क्यों रखा है, हमारा समय क्यों बर्बाद किया। तो इसी विद्रोह से बचने के लिए उसने कराचिल अभियान योजना इसको कहा जाता है, उसने सैनिकों को हिमालय की दुर्गम चोटी पे भेज दिया। उनको आदेश दे दिया कि आप लोगों को वहाँ जाना है। तो अधिकांश सैनिक क्या हुए, रास्ता भटक गए, कुछ भूखे प्यासे ही वहाँ मर गए तथा कुछ जो है आपस में लड़कर ही मर गए, आपसी विवाद के कारण लड़कर मर गए। इब्न बतूता के अनुसार अंत में केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ पाए थे। 10 अधिकारी ही, जो 3,70,000 सेना में से केवल 10 लोग ही बचकर वापस आ पाए थे। इसी समय मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता जो है भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से खुश होकर उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो आपसे पूछा जाएगा इब्न बतूता जब भारत आया तो उस समय शासक कौन था, तो उस समय शासक जो यहाँ का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, उसी की विद्वता खुश होकर उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया इब्न बतूता को, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। आप लोगों से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और इसी के साथ 1347 में एक स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया। तो आप लोगों को बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की तथा विजयनगर साम्राज्य स्थापना किसने की, आप लोगों को लिख के कहीं नोट कर लेना है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट बताते जाता, सिर्फ आपको नोट करना है मुझसे। आप ये बाद में PDF भी ले लीजिएगा। ठीक है, अगला है अतः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई और उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी का कहना है कि जनता को अपने राजा तथा राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। ये वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है, ये पूछा जाता है। ये आपसे वाक्य दे दिया जाएगा कि जनता को अपने राजा से तथा राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। यह वाक्य किसके शासक के जो है उपयोग किया जाता है, विरुद्ध या किसके लिए, ये किसको दर्शाता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को दर्शाता है। ठीक है, आता फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 है। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद इसने बहुत सारे निर्माण कार्यों को वापस ले लिया जो कि उसके पूर्व के शासक द्वारा लिए गए थे। तो बहुत सारे निर्माण कार्यों को उसने क्या किया, स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याण कार्य के लिए प्रसिद्ध था। लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए और प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत का अकबर कहा है। तो दिल्ली सल्तनत का कुछ इतिहासकारों ने इसे अकबर कहा है। किसको, फिरोज शाह तुगलक को। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल का या सल्तनत काल का अकबर किसे कहा गया है, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है, क्योंकि लोक कल्याणकारी कार्यों में प्रसिद्ध था। बहुत इसने ऐसे निर्णय लिए जो लोगों के लिए जो कल्याणकारी सिद्ध हुए। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। जजिया कर होता क्या है, अभी आप ये देख लीजिए। जजिया कर एक ऐसा कर है दोस्तों जो
गैर मुस्लिम यानी कि जो मुसलमान नहीं हैं और चाहे जिस धर्म के हैं उनको जजिया कर देना पड़ता था। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर अभी तक नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अब जजिया कर की बात आई है दोस्तों, थोड़ा सा जजिया कर के बारे में आप लोग समझ लीजिए। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। अगर ये आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अब ब्राह्मणों पर पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने जजिया कर लगाया था? तो आपको मैंने बताया ना यहाँ पे, ये फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, अभी आप भी पढ़िए। जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया। जजिया कर निम्नलिखित लोगों से नहीं लिया जाता था, जैसे बच्चों से नहीं लिया जाता, बूढ़ों से नहीं लिया जाता था, औरतों से नहीं लिया जाता, विकलांगों से, ब्राह्मणों से। लेकिन फिर जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, उसने उससे उनसे भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। जब वो मुगल काल आता है 1564 में, अकबर क्या होता है, जजिया कर समाप्त कर देता है। लेकिन औरंगजेब ने 1779 में पुनः जजिया कर लगा दिया। ठीक है, जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया था। तो ये थी जजिया कर की स्टोरी। जजिया कर होता क्या है मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले कर होता है। कहते थे आप लोग जजिया कर दीजिए, हम आप लोग की सुरक्षा करेंगे। गैर मुसलमान यानी कि जैसे हिंदू हो गए, यानी कि मुसलमानों को छोड़ के जिस भी धर्म के हों उन्हें गैर मुसलमान, ठीक है, उनसे जजिया कर लिया जाता था। भारत पे सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा जाता था, चाहे वो किस धर्म के हों। ठीक है, जैसे बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को, ब्राह्मणों को। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया उन्होंने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ठीक है, अब जब अकबर आता है तो 1564 में से जजिया कर समाप्त कर देता है। लेकिन औरंगजेब पुनः 1679 में जजिया कर लगा देता है। फिर इसके बाद अगर जजिया रूप को अंतिम रूप से समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। तो ये थी दोस्तों जजिया कर की कहानी। आप लोग ना समझ में है दोबारा देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते ही उसने किसानों के ऋण को माफ़ कर दिया। उसके द्वारा केवल 4 प्रकार के कर लगाए गए थे। जैसे वो शासक बना उसने किसानों का जो ऋण था उसको क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। ठीक है, उसके द्वारा केवल 4 प्रकार के कर लगाए जाते थे। कौन सा? खराज मतलब यानी लगान। खुम्स मतलब युद्ध में लूटे गए माल पर कर, यानी कि जो सैनिक लूट कर लाते थे उस पर, उसे खुम्स कहा जाता था। जजिया गैर मुसलमान पर लगने वाला कर, आपको मैंने बताया। जकात क्या है? इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को दान देना पड़ता था जो कि इसके मालदार हों, और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज और असहाय और साधनहीन हों। जकात मतलब एक ऐसा धन है, कर है जो लोग अत्यधिक अमीर हैं वो लोग देते थे अपनी कमाई का 2.5%। उन लोगों को देते थे, वो लोग देते थे जो मालदार थे यानी कि जो अमीर थे, और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज हैं, जो असहाय हैं, जो साधनहीन हैं, उनको दिया जाता था। तो ये 4 प्रकार के कर थे: खराज, खुम्स, जजिया तथा जकात। ठीक है, अब अगला है राजनैतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन। इसने राजनैतिक अपराध जैसे राजद्रोह, गबन के दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह समान दंड देने की व्यवस्था की। जैसे था ना कि आप राज्य के खिलाफ कुछ विद्रोह कर रहे हैं तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा, इसने क्या किया? थोड़ा सा समान दंड देने की एक योजना बनाई, व्यवस्था की। सरकारी सेवाओं को वंशागुणत बनाया। अब देखिए ये इतने अच्छे अच्छे काम करा, इसलिए इसको लोक कल्याणकारी शासक भी इसलिए कहा गया है। इसको शुरू मैंने आपको बताया था। सरकारी सेवाओं को वंशागुणत बनाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र, दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाएगा। इसने इसको ऐसा बनाया। ठीक है, आरक्षण दिया, रिजर्वेशन दिया। नगर वेतन की जगह जगीर देने की व्यवस्था। तो इसने क्या किया? उच्च सैनिक जो थे नगद वेतन की जगह उसको जगीर देने की व्यवस्था पुनः शुरू की। आप लोग कमेंट में बताइए अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं। एक शासक और हुआ था जिसने नगद वेतन की जगह जो है उनको जमीन देना शुरू किए दिया। कौन था? आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, मुद्रा में सुधार। फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। कौन कौन सी 3 मुद्राएं थी? ससगनी, यह पहली मुद्रा क्या थी दोस्तों? संसगनी। यह चांदी की मुद्रा थी, यह टका के मूल्य के 1/6 थी। अगली
अरे यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल के 1/2 थी। अगला है बिक, बिक कौन सी थी? यह तांबे की मुद्रा थी, जीतल के मूल के 1/4 थी। अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं तो चल जाएगा, लेकिन आपको ये धातु पढ़ना पड़ेगा कि ससगनी किस धातु की मुद्रा थी, अध तथा बिक, तो आप लोगों को इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर नहरों का निर्माण, सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया। यह नहरें दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित, मतलब मध्य में क्या है, केंद्रित है, यानी कि स्थित है। जो किसान इन नहरों की सिंचाई करते थे उनसे हक ए सर्व सिंचाई कर लिया जाता था, यानी कि जो भी नहरों से सिंचाई करता था उनको सिंचाई कर, जिसे सिंचाई कर जो कहा गया, हक ए सर्व कहा गया, उस उपज का 1/10 होता था, यानी कि जो भी उपज होगी उसका 1/10 हिस्सा वो कर के रूप में लिया करता था। फिर यहाँ पे दासों से प्रेम, यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था। इसके पास 1,80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए बदगान अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया। तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा दोस्तों, नोट कीजिए, दीवान ए बगदान किससे संबंधित था? तो दासों का विभाग था, ठीक है। दास प्रेमी कौन था? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो दास प्रेमी था। अगला है, प्रत्येक दास को 10 से 100 टका वार्षिक वेतन दिया जाता था। अब पता, सीपा खाना की व्यवस्था, यानी कि सीपा खाना मतलब निःशुल्क चिकित्सालय, इसमें अनेक निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करवाई और दार उल सफा नामक राजकीय अस्पताल भी खुलवाए। इसलिए इसको लोक कल्याणकारी शासक कहा गया है दोस्तों। इसने कितना कुछ किया। फिर था फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। इसके 2 पुत्र थे, देखिए इसके 2 पुत्र थे, फतेह खां, मोहम्मद खां। इसके 2 पुत्र थे, फतेह खां, मोहम्मद खां। अब इन आगे पढ़िए। उसमें फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी। तो इसका जो एक पुत्र था फतेह खां, जब फिरोज शाह तुगलक था उसी समय इसकी मृत्यु, उसके एक बेटे की मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद खां को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया था। और जो उसका दूसरा लड़का था मोहम्मद खां, तो उसके जो दास थे फिरोज शाह के, उसमें भगा दिया था, राजधानी से भगा दिया था। इस कारण फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय, तो जो फतेह खां का दूसरा पुत्र था, जो फतेह खां का जो पुत्र था तुगलक खां द्वितीय, वो यहाँ का उत्तराधिकारी बना। इसने 1388 से 1389 तक शासन किया। आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई। 1389 में इसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई आबू बकर शायद दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद छोटे काल के लिए और भी कई सुल्तान बने, पर उनका इतना प्रभाव नहीं रहा। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद बना। तो अगर तुगलक वंश का समाप्त की ओर है, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह जो इसका अंतिम शासक था। मार्च 1394 में दिल्ली सल्तनत का शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह बना। उसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग से कहा जाता है, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। ये एक व्यंग वाक्य है कि कहा जाता था जो महमूद शाह थे उसके समय जो बहुत से जो हिस्से थे राज्य के, वो क्या हो गए थे, लोगों ने जो अन्य शासक थे उसे हथिया लिए गए थे, यानी कि युद्ध में जीत ले गए थे। तो एक व्यंग वाक्य कहा जाता है कि विश्व के सम्राट तुगलकों के राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था, यानी कि एक व्यंग कहा जाता है कि आप ध्यान दीजिए हमारा साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक है, व्यंग कहा जाता है, ठीक है। ये व्यंग आप लोग पढ़ सकते हैं किसके संदर्भ में कहा गया है, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के संदर्भ में कहा गया है, जो कि ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। सन 1414 में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिसके तुगलक वंश का अंत हो गया। अब आता है तुगलक वंश का अंत हो गया। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, एक बार दोबारा पढ़िए। क्या आप लोग को तुगलक वंश समझ में आ गया? अच्छी तरह समझ में आ गया। अब अगला हमारा है सैयद वंश दोस्तों। अगला हमारा सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश 1414 से 1451 तक था सैयद वंश। सैयद वंश के शासक कौन कौन थे? खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। इसके जो 4 शासक थे खिज्र, जिसको सैयद वंश के। अब हम सबसे पहले पढ़ें खिज्र खां। यह सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर ने भारत पर लौटते समय खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दिगपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। तो जो खिज्र खां था ये तैमूर लंग का सेनापति था। जब तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो भारत से लौटते समय जो खिज्र खां को क्या किया था, लाहौर का यहाँ पर सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है, नियुक्त करके वो चला गया था। तो अब यही खिज्र खां क्या करता है, भारत में सैयद वंश की स्थापना करता है। इसने दौलत खां को पराजित कर दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन गया। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था, ठीक है। खिज्र खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और न ही अपने नाम का सिक्का जारी किया। खिज्र खां था
भले ही दिल्ली का सुल्तान बन गया था, ठीक है, खिज़्र खां की जो सैयद वंश की स्थापना की थी, लेकिन अभी भी वो क्या मानता था, तैमूरियों का राज्यपाल, अपने आप को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था, यानी कि अब उनका एहसान मानता था। इसलिए उसने जो सुल्तान की उपाधि का भी धारण नहीं की और ना ही अपने नाम का सिक्का जारी किया था, ठीक है। इसने रैयत आला नामक की उपाधि धारण करी थी। अब देखिए रैयत आला आपसे पूछा जाएगा, रैयत आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो खिज्र खां ने की थी, जो कि सैयद वंश का संस्थापक है। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख, उसको क्या टैक्स भेजा करता था नियमित रूप से, ठीक है। वो अपने राजा के प्रति क्या था, सजग था, ऐसा कहा जा सकता है, ईमानदार था। 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आता है हमारा मुबारक शाह। 1421 से 14 से 34 तक आता है मुबारक शाह। खिज्र खां तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, परंतु उसके पुत्र ने सुल्तान की उपाधि ली। उसके पुत्र जो मुबारक शाह था, उसकी उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण की। साथ ही मुबारक शाह ने शाही नामक उपाधि भी धारण की। जो खिज्र खां था उसने उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि वो तैमूरियों को अपना वो मानता था, ठीक है, राज्यपाल मानता था, इसलिए उसने उपाधि धारण नहीं की थी। लेकिन उसका जो पुत्र था मुबारक शाह, उसने सुल्तान की उपाधि भी धारण की और मुबारक शाह ने, जो मुबारक शाह था, शाही नामक उपाधि भी इसने धारण की, ठीक है। अब इसके दरबार में एक साहित्यकार रहता था जिसका नाम था अहमद सरहिंदी। उसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है। उस पुस्तक का क्या नाम है, तारीख ए मुबारक शाही। तो मुबारक शाह के दरबार में एक कवि रहा करता था, सॉरी एक लेखक रहा करता था, साहित्यकार रहता था, उसका नाम था अहमद सरहिंदी। उसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। इसने मुबारकाबाद शहर नामक शहर की स्थापना की। तो मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना भी की। इसने भटिंडा और दोआब क्षेत्र में हुए विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया था। इसके वजीर द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है। तो इसके वजीर द्वारा क्या, इसकी हत्या करवा दी जाती है। तो इसका भी शासनकाल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आता मोहम्मद शाह जो कि 1434 से 1443 तक थे। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला सुल्तान बना। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद था। इसके समय में 1440 में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया। जिसके समय जो था मोहम्मद शाह के समय, जो उसका वास्तविक नाम था मोहम्मद फरीद बिन फरीद, इसके समय जो खिलजी के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। 3 दिनों का भीषण युद्ध हुआ और फिर दोनों ने संधि कर ली। फिर महमूद शाह जो खिलजी था वो क्या चला गया, वापस मालवा चला गया। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो आप लोग को याद रखना, अंतिम शासक, हर वंश का संस्थापक और अंतिम शासक आप लोगों को एकदम याद ही रखना है, ठीक है। आलम शाह का वजीर था जिसका नाम हमीद खान था, ठीक है। एक आलम शाह का वजीर था जिसका नाम क्या था, हमीद खान था। आलम शाह का अपने वजीर हमीद खान से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। अब देखिए, जो अलाउद्दीन आलम शाह था उसके एक वजीर का नाम था हमीद खान। हमीद खान से उसके वजीर के नाम क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, और वह अपने वजीर को हटाने की जगह वह शासक जो रहता है सुल्तान खुद ही चला जाता है, रुष्ट के कहाँ, बदायूं चला जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। उसके वजीर ने दिल्ली का राज्यपाट बहलोल लोदी को सौंप दिया और वजीर जो था हमीद खां वो दिल्ली का राजपाट है बहलोल लोदी को सौंप देता है। अब आता है हमारा लोदी वंश की स्थापना। अब देखिए लोदी वंश की स्थापना जो कि 1451 से 1526 तक था, बस लोदी वंश। तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये 3 लोग थे, ठीक है। अब आता बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक। यह लोदी वंश का संस्थापक था। यह दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया। तो दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक इसने क्या किया था, शासन किया था। क्यों, देखिए 1451 से 1489 तक आप जोड़ लीजिए कितने वर्षों तक इसने शासन किया था। यह कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि यह कलीन पर बैठता था और उसके चारों तरफ अमीर बैठते थे। ये ऊंचे सिंहासन पर बहलोल लोदी नहीं बैठता था, ये नीचे कलीन पर बैठता था और इसको घेर कर क्या चारों तरफ अमीर बैठते थे, ठीक है। इसने बहलोली नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित की, जो कि टंका के मूल्य के 1/3 थी। यह अकबर के समय
तक विनिमय का साधन बनी रही। बहलोल लोधी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर दिल्ली में मिला लिया। अब आता है हमारा सिकंदर लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था और हम आपको बताते चलें कि दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी वंश है। कौन? लोधी वंश आखिरी वंश है। प्रथम गुलाम वंश था, ये आखिरी है लोधी वंश। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी आता है सिकंदर लोधी। 1489 से 1517 तक सिकंदर लोधी था। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी शासक बनता है और लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक भी माना जाता है। इसके पिता बहलोल लोधी के 9 पुत्र थे और ये तीसरा पुत्र था। तो बहलोल लोधी के 9 पुत्र थे टोटल और ये तीसरा पुत्र था सिकंदर लोधी। इसका नाम निजाम खां था, लेकिन बाद में सिकंदर लोधी के नाम से सुल्तान बनता है। सिकंदर लोधी के मुख्य कार्य, अब सिकंदर लोधी के मुख्य कार्य आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की। देखिए आगरा कहाँ है, जो कि यूपी में है आगरा। इसने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। तो आप लोगों से पूछा जाएगा आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की। और बाद में आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। इसने कृषि विकास के लिए गजे सिकंदरी, जो कि अभी भी गजे सिकंदरी पढ़ने में मिलता है, अगर आप पढ़ेंगे ग्रामीण पंचायती, ठीक है, तो आप इसमें पाता गजे सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप यानी कि भूमि मापक की एक जंजीर बनाई थी। इसने एक प्रणाली की थी गजे सिकंदरी, जिसका उपयोग भूमि के मापने के लिए किया जाता था। ठीक है, सिकंदर लोधी एक लेखक भी था और वह फारसी भाषाओं में कविताएं लिखा करता था, लेकिन वह अपने नाम से कविताएं कभी नहीं लिखता था। उसने कविताएं लिखने के लिए गुलरुखी नामक उपनाम रखा हुआ था। देखिए सिकंदर लोधी क्या था? एक लेखक था। अपनी फारसी भाषाओं में क्या करता था? कविताएं लिखा करता था, अपनी कहानियां लिखा करता था, लेकिन वो अपने नाम से नहीं लिखा करता था। सिकंदर लोधी अपने नाम से नहीं लिखा करता था। एक उसने उपनाम अपना रखा था गुलरुखी, उस नामक से वो अपनी कविताएं, अपने जो वाक्य थे, अपनी रचनाएं लिखा करता था। ठीक है, गुलरुखी नामक उपनाम से लिखा करता था। वह हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म दोनों को एक नज़रों से देखा करता था। जिस भी धर्म में जो अच्छा कार्य नहीं लगता था उस समय उसको प्रतिबंध लगा देता था। तो इसके लिए इस्लाम हिंदू धर्म दोनों क्या थे? बराबर थे। जिस धर्म उसको ये लगता था ठीक नहीं, उसको बंद कर देता था। जिस धर्म इसको लगता था ये लागू होना चाहिए, उसको लागू कर दिया करता था। इब्राहिम लोधी, अब देखिए सिकंदर लोधी के बाद आता है इब्राहिम लोधी। ठीक है, 1517 से 1526 ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अंतिम राजवंश है लोधी वंश और यहाँ से समाप्त हो जाएगा लोधी वंश। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत तथा लोधी वंश का अंतिम शासक था। 1518 में खतौली का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी का सामना राणा सांगा से हुआ था और इसी युद्ध में राणा सांगा को विजय हुई थी। तो राणा सांगा इसमें क्या हुए? जीत गए थे। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां दोनों ने मिलकर बाबर को इब्राहिम लोधी से युद्ध करने का निमंत्रण भेजा था। तो इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे और पंजाब के एक शासक था दौलत खां, तो उन्होंने क्या किया? मिलकर बाबर को एक निमंत्रण भेजा कि इब्राहिम लोधी से क्या करे? जाके युद्ध करे। उनको लगा था हम बाबर को बुलाएंगे और ये इब्राहिम लोधी को हरा देगा और हम क्या करेंगे? राज्य ले लेंगे। अब क्योंकि बाबर चला जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। वो आया, इब्राहिम लोधी को हराया और बाबर यहीं का यहीं रह गया, वो वापस नहीं गया। बाबर ने भारत में 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत की युद्ध में लड़ा गया और बाबर की छोटी सेना थी और लोधी की बड़ी सेना थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। 21 अप्रैल 1526 को हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके बीच हुआ? लोधी सेना के बीच और बाबर के बीच। लोधी के बीच और बाबर के बीच हुआ, इब्राहिम लोधी के बीच और बाबर के बीच। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोधी की सेना बड़ी थी, बाबर की छोटी थी। ठीक है, बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। तो पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग कब हुआ था दोस्तों? पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग हुआ था। आप लोगों को इतना याद है। इसके 2 प्रमुख तोपची थे जिनका नाम अली और मुस्तफा था। ठीक है, इसने युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया। जो बाबर था इसने युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया। तुगलमा पद्धति क्या है दोस्तों? यानी कि जो बीच में शत्रु है, ये जैसे मान लीजिए शत्रु है, इसको चारों तरफ से घेर के ही बीच में मार दो, इसको तुगलमा पद्धति कहा जाता है। तो बाबर ने सर्वप्रथम भारत में तोपों का प्रयोग किया था, तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया और इसी पद्धति से वह जो इब्राहिम लोधी की इतनी बड़ी सेना को पराजित कर दिया और हरा दिया। इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा गया और वह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होने के साथ ऐसा पहला शासक था जो कि वह युद्ध में मारा गया हो।
तो ये देखिए, मैं आपको बताया ना, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी था ही, साथ ही ऐसा प्रथम शासक था जो कि युद्ध में मारा गया था, जो कि क्या है, युद्ध में मारा गया था। ये प्रथम शासक था दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण खात्मा हो जाता है और इसी के साथ भारत में मुगल शासकों का दौर शुरू हो जाता है और इसी के साथ जो है भारत में मुगल वंश आ जाते हैं। तो मैंने आपको पूरा बताया एक वीडियो में, पांचों राजवंशों के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया। ठीक है, अब यहीं से इब्राहिम लोदी समाप्त हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर जीत जाता है और उसको इब्राहिम लोदी को मार देता है। तो चूंकि लोदी वंश समाप्त हो जाता है, अब यहीं से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। फिर बाबर आएगा, हुमायूं आएगा, अकबर आएगा, फिर ऐसे ही ऐसे आते चले जाते हैं और फिर ये 1526 से सन 1857 तक रहता है मुगल वंश हमारे भारत में। तो मैंने आपको इतना बता दिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत रहेगा। मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, आप अगर नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट जाइए, मैंने प्राचीन भारत में शुरू कर दिया है। ठीक है, उसमें नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल मैंने उसको पढ़ा दिया है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता, उसको भी हम करवाने वाले हैं। अगर आप उसको पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे जाना है दोस्तों, वहाँ पे उसका लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। अगर आपको कोई डाउट है या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं या मैं कुछ सुधार करना, अगर आपको लगता है कि मुझे सुधार करना चाहिए पढ़ाने में, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ अपना सुझाव दे सकते हैं, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर से चलता है, उसमें कॉल नहीं होगी। ठीक है, आप उसे वहाँ सीधा आप लोग बेझिझक होकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।